हेलो जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो बताइए, क्लियर है? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो? शुभ संध्या। ओके, तो कैसा रहा वीकेंड? 2 दिन क्लास नहीं हुई। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आपका? कैसा क्या क्या किया आपने? पढ़ाई की या नहीं? शुभ संध्या। जल्दी से हम कविता पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को पूरा कंप्लीट करके आगे चलेंगे फटाफट। ठीक नहीं हो, एग्जाम को लेकर टेंशन है, लाइफ को लेकर लाइफ को लेकर नहीं टेंशन में हो? नहीं टेंशन में हो या हो? मेघा, एग्जाम की टेंशन मत लो। देखो, टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप टेंशन लोगे ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना? तो एक ही तरीका है एग्जाम क्लियर करने का कि आप, गुड इवनिंग, आप क्या करो? टेंशन छोड़ के क्या करो आप? पढ़ाई करो, है ना? तो पढ़ाई करना जरूरी है, ना कि टेंशन लेना। जितनी ज्यादा टेंशन लोगे उतना ज्यादा आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान ये रखना है कि टेंशन ना हो आपको। जितना हो सकता है पढ़ो, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ो, है ना? ओके। टेंशन लेके वैसे भी कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ पढ़ाई करके होगा, है ना? तो टेंशन लेके तो यही रहेगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे। और अभी आपका पढ़ना जरूरी है। और अभी तो एग्जाम कौन सा आ गए आपके? अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी आराम से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है। सिलेबस ज्यादा है, कैसे होगा? करते हैं फटाफट कोशिश। सिर्फ नेट निकालने से कोई फायदा होती है? देखो, बात है ऐसी, नमस्ते। बात ऐसी है कि नेट जो है निकालने से ऐसा नहीं है कि मीन्स फायदा नहीं है। समय तुरंत चला जाता है, हाँ। नेट निकालने का ये है कि अगर आपका नेट है तो आपकी पीएचडी एडमिशन होनी चाहिए। अगर आपने नेट क्लियर किया है, आपकी पीएचडी एडमिशन होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। अदरवाइज फिर इसका कोई फायदा नहीं है नेट का। हाँ, मुझे देख के लग ही रहा होगा, है ना? शिमला में हूँ। तो नेट, अगर आपका जेआरएफ होता है तब भी आपको पीएचडी में एनरोलमेंट चाहिए ही। अगर नहीं है तब भी उसका कोई फायदा नहीं है ना? क्योंकि स्कॉलरशिप तो आपको तभी मिलेगी जब पीएचडी में एडमिशन होगी। और हाँ, नेट हो जेआरएफ हो कुछ भी हो, नमस्ते, नेट जेआरएफ कुछ भी हो, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, तो ये पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। और पढ़ाई यही है जो आप कर रहे हो, है ना? इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना आपको। ये होता है कि अलग अलग स्टेट्स के जैसे वैकेंसीज निकलती हैं तो वहां की जीके पढ़नी पड़ती है। बाकी हिंदी तो वही रहेगी, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा। हिंदी शुरू से लेके एंड तक पढ़ लो पूरी, है ना? आदि काल से लेकर के आधुनिक काल तक पूरा कंप्लीट कर लो। 10-20 बार पढ़ के खत्म करो।
तो क्या होगा आपको इससे? ये बेनिफिट होगा। ना पीएचडी से कोई फायदा है, ना जेआरएफ से कोई फायदा है, ना नेट से कोई फायदा है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। हाँ, नेट क्लियर हो जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नहीं नहीं, तब कोई जरूरी नहीं है कि आपने पीएचडी ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी वहां पर आपकी नॉलेज देखी जाती है ना। वहां पे ये नहीं देखा जाता कि मतलब कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है यूनिवर्सिटीज का कि पीएचडी के मार्क्स देते हैं वो। लेकिन अगर आपका जो इंटरव्यू है वो अगर सही जाता है, अगर उनको पसंद आता है आपका इंटरव्यू, तो फिर सिलेक्शन हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पीएचडी नहीं है फिर भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पीएचडी बाद में करते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मेन बात ये है ना, नेट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। बट आपको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। और वो तैयारी आपकी डेली चलती रहनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो तैयारी अपनी जारी रखो बस। चलो, अभी बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। मैं सिर्फ कविता पढ़ के बताऊंगी आपको। डर लगता है? कोई बात नहीं, डरना नहीं है। ये दीप शिखा काव्य संग्रह में संकलित है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। हाँ जी, कमीशन क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद लगता है शहनशाह। नहीं, क्लियर करके कुछ नहीं होगा। एग्जाम तो आप नेट क्लियर कर लोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी सेम सेम सिमिलर होता है ना। मेन होता है उसमें इंटरव्यू। एग्जाम भी मेन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि तैयारी आपकी यही है जो आपकी नेट की तैयारी एक्चुअली आपकी नेशनल लेवल की तैयारी है ना। और इसी के अंडर सारी तैयारियां आ जाती हैं, वो चाहे लेक्चरर की हो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, है ना। वो सब इसी के अंडर आती हैं जो आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और मेन बात ये है कि आपको अपनी मतलब अगर आप अपनी स्टेट का फॉर्म भर रहे हो तो वहां की जीके आपको आनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, मीन्स नेट के बाद फिर से एक एग्जाम होएगा आपका, कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके लिए फाइट करना पड़ता है। यूजीसी वाले ही लेते हैं ये। और जिस जिस स्टेट के से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट का आपने फॉर्म भरना है, उस स्टेट के आपको जीके और करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं। मीन्स करंट अफेयर तो आपको पूरे वर्ल्ड के आपको पता होने चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी आप करंट अफेयर्स के साथ टच रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और न्यूज देखते रहो, है ना। मतलब आपको पता होना चाहिए करंट में चल क्या रहा है। तो सारी चीजों की अगर आपको नॉलेज होगी, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी फिर। और साथ में जीके, अपनी स्टेट की तो पढ़ते ही रहो कम से कम, बाकियों का तो बाद में देख लेना। बट जीके जो मतलब, क्योंकि हिंदी तो सबको आ जाती है, जिसने नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर कर लिया उसके लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। फंसता पता है कहाँ है बच्चा? जीके में और करंट अफेयर में फंसता है। हिंदी वही रहती है सबके लिए, हिंदी समान है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए। फंसता वहां है जहां पर करंट अफेयर और जीके पूछी जाती है। तो वो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। और साथ में जो आप पढ़ रहे हो डेली इसको पढ़ो। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, है ना। क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको भी आप करते रहो साथ साथ में। उसके बाद आपको जीके करंट अफेयर इनके साथ तो हमेशा आपको टच रहना ही है। तो ये होगा कि जैसे आपका नेट निकलेगा, कोई वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भर के आपका एकदम से हो जाएगा, अगर आप पढ़ाई जारी रखोगे अपनी। डरने से कुछ नहीं होगा, डरो मत, टेंशन मत लो, टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करो, ठीक है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कलकंठों का मेला, विहंसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्हित। सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया।
सांसों की समाधि सजीवन, मसीह सागर का पंथ बन गया, पंथ गया बन, रुका मुखर कण-कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। तो सुमित्रा नंदन पंत को देखते हैं यहाँ पर। जन्म इनका 20 मई 1900 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कौशाम्बी गांव में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम गंगादत्त, माता का नाम सरस्वती देवी। निधन 1977 को इलाहाबाद में। सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम है। इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। ध्यान देंगे, इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, सुमित्रा नंदन पंत का। उसके बाद आगे देखते हैं, छायावाद का विष्णु कहा जाता है इनको। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? तो महेश कहा जाता है निराला को, और विष्णु कहा जाता है इनको, ठीक है। और प्रसाद को क्या कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है, ठीक है। निराला ने इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। ये आपको पूछा जा सकता है कि किसने इनको प्रकृति का सुकुमार कहा, या फिर निराला ने किनको प्रकृति का सुकुमार कहा। ये मतलब घुमा फिरा के किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है। रावणार्यर्जुन हिंदी का वर्ड्सवर्थ, और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, और एक और मैंने आपको बताया था ना, भयंकर खबर का कवि। किसको कहा जाता है? मुक्ति बोध को भयंकर खबर का कवि। और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1916 में। और निराला की 1916 में कौन सी कविता है? जूही की कली, ठीक है, जिस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। कौन सी कविता थी वो? जूही की कली। 1916 ही उसका समय है, और निराला की कविता है। और सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, उसका समय है 1916। इनकी काव्य रचना देखते हैं। पंत की काव्य यात्रा को 400 पानों में विभक्त किया जा सकता है। इनकी छायावादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, आध्यात्मिक रचना, मतलब अरविंद दर्शन से प्रभावित और आध्यात्मिक, और फिर मानवतावादी और नव मानवतावादी रचनाएं हैं। इस तरह से इनकी रचनाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। चश्मा टूट गया आज, इसलिए क्लास करने में दिक्कत हो रही है। रिकॉर्ड क्लास देख लूंगी। अच्छा, तो सुन तो सकते हो ना, आप नहीं देखना है तो सुन लो, बाद में देख लेना। छायावादी रचनाएं: उच्छ्वास 1929, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ग्रंथि, वीणा, पल्लव का गुंजन। आगे प्रगतिवादी रचनाओं में कौन कौन सी? युगांत, युग का अंत हो जाता है, छायावाद का अंत, फिर क्या होता है, मतलब नया युग शुरू होता है ना। युगवाणी 36 है इसका समय, छायावाद का अंत होता है ना 36 में, 1936। युगवाणी 39, ग्राम्या 1940। अरविंद दर्शन से प्रभावित या फिर अंधश चेतनावादी रचनाएं इनकी कौन सी है? स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 47, युगांतर 48, युगपथ 48। आध्यात्मिक मानवतावादी नव मानवतावादी रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? रजत शिखर 1951 में, अतिमा 1955, वापी 1957, कला और बूढ़ा चांद ये है उनकी 1959 में। चिदम्बरा 68 होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है, 68। और लोकायतन 64। नाट्य रचना इनकी ज्योत्सना 34, युग पुरुष 55, छाया 68। कहानी संग्रह 5 कहानियां इनकी 1936। आत्मकथा कौन सी है इनकी? आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, ये 1960 में लिखी गई है। निबंध संग्रह गद्य पद्य मीन्स 60 वर्ष एक रेखांकन, देखो 1900 में पैदा हुए ये, हमने देखा था, और 1960 में इन्होंने आत्मकथा लिखी 60 वर्ष एक रेखांकन, ठीक है। किस नाम से? 60 वर्ष एक रेखांकन। तो मतलब 60 साल के हो गए थे ये तब जब इन्होंने ये लिखा, ठीक है।
ये आगे है निबंध संग्रह इनके, गद्य पथ, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, और शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष और अन्य निबंध। क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? किसके ऊपर आ रहा है गुस्सा? मधुज्वाल 1947 के नाम से विदेशी कहानियों और उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने किया है। किस किस नाम से? मधुज्वाल के नाम से। विदेशी कहानियों और उमर खयाम की रचनाओं का या उमर खयाम की रुबाइयों का इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। ध्यान रखेंगे। 1938 में रुबाब नामक पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। 1948 में हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर खादी के फूल, ये इनके सहलेखन में इन्होंने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर इन्होंने क्या लिखा? खादी के फूल, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और राम आदि पर आधारित कविताएं लिखी। पता नहीं चल रहा किस पर आ रहा है, ऐसा भी होता है भाई। 1968 में चिदम्बरा के लिए ओके ज्ञानपीठ मिला है इसके लिए 1968 में, लेकिन इसका समय फिर 59 ही हो सकता है। इसको मैं चेक करती हूँ बाद में। 68 याद आ रहा था, 68 में पुरस्कार मिला है। कहाँ है राम मनोहर लोहिया? यहाँ आई डोंट नो, यहाँ राम ही है। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हो सकता है। 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञान पुरस्कार लिखा, ज्ञानपीठ होगा, ज्ञान, प्रभु, इधर लिख देते हो नीचे वाली तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। चिदम्बरा में कुल 196 कविताएं हैं। चिदम्बरा में अतिमा एक लंबी कविता है। अतिमा कैसी कविता है? लंबी कविता, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। राम लिखा है तो राम ही होगा ना। कला और बूढ़ा चांद के लिए भी 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो एक तो चिदम्बरा के लिए इनको कौन सा मिला है पुरस्कार? ज्ञानपीठ, ये आपको याद रखना है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है पंत के किस काव्य को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है? तो कला और बूढ़ा चांद। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। ये बहुत बार पूछा गया कि लोकायतन किसकी जीवनी है या किसके जीवन से संबंधित है, तो ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसमें 7 सर्ग हैं। ध्यान रखेंगे सर्ग कितने हैं? 7 हैं, जिन्हें द्वार कहा गया है, ठीक है। तो मतलब अध्यायों के जो नाम है उनको द्वार कहा गया है। पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, इस तरह से 7 हैं पूरे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके 2 भाग हैं। बाह्य परिवेश 1961 में, इसमें कुल 3 सर्ग हैं। इसमें गांधी द्वारा विलायत में विषय वासनाओं में डूबने का चित्रण है। अंतश्चेतना 1964 में, इसमें कुल 4 सर्ग हैं। इसमें गांधी जी के हृदय परिवर्तन का चित्रण दिखाया गया है। इस रचना के लिए उन्हें 1966 में कौन सा पुरस्कार? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मतलब बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, ध्यान रखेंगे। 1961 में पद्म भूषण, 1950 से 67 तक ऑल इंडिया रेडियो से ये जुड़े रहे। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। गुंजन हमने अभी पीछे देखा था, गुंजन रचना, उसको छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल, मतलब छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल से क्या मतलब है कि छायावाद का एंड और प्रगतिवाद की शुरुआत, जहां पर दोनों युग मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि स्थल जो उन दोनों के जो मिलने का जो वो है स्थान है, ठीक है। आगे है युगवाणी। रचना में पंत ने
प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। ठीक है। पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को, सिर्फ पल्लव को नहीं, पल्लव की भूमिका को, ये ध्यान रखना है कि पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को मतलब कि पल्लव की भूमिका में छायावाद की घोषणा कर दी गई। नहीं, सुमित्रा नंदन पंत को राष्ट्रीय कवि नहीं कहा जाता। राष्ट्रीय कवि कहा जाता मैथिली शरण गुप्त को। इनको प्रकृति के कवि कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार। ठीक है, इन्होंने प्रकृति को लेकर के रचनाएं लिखी हैं और राष्ट्र को लेकर मीन्स देशभक्ति को लेकर के कविताएं लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, यहां पर है पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है, प्रकृति की चित्रशाला। युगांत 1936 में को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद की मृत्यु, छायावाद की मृत्यु मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था पीछे कि जो छायावाद का एंड है वो कब हुआ है? 1936 में। 1918 से 1936 माना जाता है ना छायावाद का समय। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हो जाता है, ये एंड पॉइंट है इसका 1936। यहाँ बता रहे हैं छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र की, मतलब मृत्यु की घोषणा हो गई। घोषणा पत्र का मतलब क्या है? पत्र लिख दिया, घोषणा कर दी कि यहाँ से छायावाद की शुरुआत है और यहाँ से छायावाद का अंत है। ठीक है, तो अंत हो गया यहाँ छायावाद का। इट मीन्स कि इस रचना का नाम क्या रख दिया इन्होंने? युगांत, की एक युग का अंत हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे, पंत ने निराला के मुक्तक छंद को आरंभ में रबड़ या केंचुआ छंद कहा है। तो निराला ने क्या किया था? मुक्त छंद का प्रयोग किया था। सबसे पहले इन्होंने किया था मुक्त छंद का प्रयोग। छंदों से मुक्त कविता इन्होंने लिखी थी और जो 1916 में इन्होंने जूही की गली लिखी थी वो भी छंद मुक्त कविता थी, इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था? पंत ने उनके मुक्त छंद को रबड़ या फिर केंचुआ छंद। किंतु निराला के बाद मुक्त छंद में रचना करने वाले दूसरे कवि पंत ही थे। तो पहले कवि कौन है मुक्त छंद में रचना करने वाले? निराला। और दूसरे कौन है? पंत। युगांत एक बार और बोल दीजिए। युगांत, युगांत, युग अंत, मतलब अगर हम इसके संधि विच्छेद करें तो युगांत का क्या होगा? संधि विच्छेद युग जमा अंत। ठीक है, क्या बनता है? युगांत मीन्स एक युग का अंत। छायावाद का समय 1918 से 1936। ठीक है, छायावाद का समय। तो यहां पर 36 में छायावाद का एंड हो जाता है, यानी कि अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत। आगे दूसरे युग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर 36 में इसका एंड हो गया। तो इन्होंने एक कविता लिखी, उसका नाम था युगांत। क्या नाम था? युगांत। कब लिखी गई? 1936 में। मतलब क्या बताना चाह रहे थे इसमें? कि छायावाद का अंत हो गया। उसको क्या कहा गया? छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र। अब समझ आ गया? अब है आगे पंत का प्रिय छंद कौन सा था? रोला। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखेंगे। हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने ही किया था, ध्यान देंगे। पल्लव कविता प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित कविता है। गुंजन कविता में प्रकृति से मोह खत्म होता हुआ दिखाई देता है। कहां से? कौन सी कविता में? गुंजन में। किससे मोह खत्म हो रहा है? प्रकृति से मोह खत्म होता दिखाई देता है। इसमें शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव है। जो लोग जिनका शोषण हो रहा है उनके प्रति संवेदना दिखाई गई है इसमें। और मतलब
क्यों कह रही है कि प्रकृति से मोह खत्म? क्योंकि इन्होंने सारी जो इनकी रचनाएं थी वो अधिकतर किस पे लिखी गई हैं? प्रकृति से। बट ये वाली गुंजन जो एक रचना थी वो ऐसी रचना थी जिसमें शोषित वर्ग के प्रति क्या किया है? संवेदना प्रकट की है। इसमें प्रकृति का वर्णन नहीं है। समझ आया? गुंजन जो है वो पंथ का अंतिम छायावादी ग्रंथ माना जाता है। गुंजन पंथ का अंतिम छायावादी ग्रंथ माना जाता है। ग्राम्य कविता में प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इसमें किसानों और मजदूरों से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें मुख्य कविताएं चरखा और वे आंखें इत्यादि हैं। तो जो ग्राम्य है, ग्राम्य ग्राम्य क्या होता है? ग्रामीण, है ना, गांववासी या फिर गांव से रिलेटेड कुछ। तो इसमें किसान और मजदूर गांव में पाए जाते हैं ना। अगर आपको पूछ लिया जाए इसका विषय तो आपको ध्यान रखना है किसान और मजदूरों से संबंधित रचनाएं हैं उसमें। चरखा और आंखें इसमें संकलित मुख्य कविताएं हैं। ठीक है, ग्राम्य में ध्यान देंगे। पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। रोला इनका प्रिय छंद और अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है। तो ग्राम्य में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। पंत बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से संग्रहालय बना दिया गया है। वीथिका क्या होती है? गैलरी। गैलरी होती है ना आपके घरों में, तो उसको वीथिका कहते हैं। ठीक है, वीथी या विवेथी या फिर वेथिका। तो क्या बता रहे हैं? बचपन में जिस घर में वो रहते थे उस घर को पंत ने सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से क्या बना दिया? संग्रहालय बना दिया है। अब इनकी कविताओं को देखते हैं। इस कविता का कौन सी कविता है? द्रुत झरो जगत की जीर्ण पत्र। सुमित्रानंदन पंत की ये कविता है और इस कविता का रचना काल जो है वो 1934 है। इस कविता का संकलन जो है वो युगांत काव्य संग्रह 1934 में और पल्लव काव्य संग्रह 1940। यहाँ पल्लवनी लिखा है इसको। कविता पढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुवात भीत तुम, वीत राग जड़ पुरा चीन। क्या घर का तो पता नहीं, फोन में जरूर है गैलरी। अच्छा, मैं अब गई नहीं आज। कहाँ? तुम वीत राग जड़ पुरा चीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीर शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर, पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली। ओ अच्छा, मैं तो भूल गई थी आज शादी है। ओके ओके ओके, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। मंजरित विश्व में यौवन के जगकर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भरते फिर नवयुग की प्याली। ये पंक्तियां देख लेना, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, सुमित्रानंदन पंत की कविता है। आप नहीं गए? मुझको तो पूछ रहे हो, आप नहीं गए? अच्छा ओके, कौन है वो खुश नसीब? परिवर्तन यह कविता, परिवर्तन कविता भी सुमित्रानंदन पंत की है।
परिवर्तन, यह कविता 1924 में लिखी गई थी। कविता रोला छंद में रचित है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। ध्यान देंगे परिवर्तन जो है वो अच्छा, परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ग्रैंड महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? ग्रैंड महाकाव्य। ध्यान देंगे इसको। आगे है, स्वयं पंत जी ने इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना माना है, या फिर स्वयं पंत जी से प्रतिनिधि पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना मानते हैं। यहाँ ऐसे ये काट दिया मैंने। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। तो आपको पता ही है परिवर्तन जो है वो क्या है? सच्चाई है ना? प्रकृति का नियम है। अच्छा, आपकी मैम का बर्थडे है? नागपुरी की शादी है या उसकी सिस्टर की? हाँ, उसी की शादी है। अच्छा अच्छा, आपके वहां? ओके, तब तो आप अंजलि से भी मिल लिए। हाँ, अच्छा है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। कहाँ? प्रकृति में, हाँ, इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे जीवन में भी चेंजेस होते हैं। इसमें परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण मिलता है। कोमल रूप भी है प्रकृति का, कठोर भी है ना? जब क्या होता है, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होता है प्रकृति में। जब समय से बारिश होती है, समय से बर्फ पड़ती है, टाइम टू टाइम सब कुछ जब होता है तो अच्छा लगता है, कोमल रूप है। कठोर रूप तब होता है जब मीन्स बहुत ज्यादा अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं हो रही होती है, सूखा पड़ जाता है हर जगह, है ना? तो इस तरह से भी कठोर रूप देखने को मिलता है। आगे है, परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है, कोई भी। अरे, अभी मतलब अभी आएगा बर्थडे भाई, आज ही मत मनाने लग जाओ। थैंक यू। वैसे आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब सा भार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण मरण भ्रूप्रात, हाय अब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस, वह मधु ऋतु की गुंजित डाल। अच्छा, आज अप्रैल फूल है। झुक मतलब तुम अप्रैल फूल बना रहे हो क्या? झुकी थी, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचता में निज तत्काल, सिगार उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिनकाल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कच्चों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार गूंजते हैं, सबके दिन चार फिर सभी फिर हाहाकार। अच्छा किया। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, चार दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। ये वाली पंक्तियां पूछी गई हैं, ठीक है? तो मतलब पंक्तियां तो कविता की बहुत ही ध्यान रख लेना कि कौन सी कविता की है, क्योंकि कविता जो है वो मिलती जुलती पंक्तियां जो है वो होती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, आधार जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, सरल भौहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। ये वाली भी पंक्तियां पूछी गई हैं। मिलन के पल केवल दो चार और विरह के कल्प अपार, ठीक है? हो सकता है ये ऊपर से पूछ ले, कहीं से भी पूछ सकता है, ध्यान देंगे। मैम क्रम से लगाने को आएंगे वाट?
अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चका लेता दुख कल ही ब्याज, चुका लेता। पंक्तियां। हम्म। काल को नहीं किसी को लाज, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष के सी छटा विशाल, वैभव की विद्युत ज्वाल, चमक जाती है छिप तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डाल, हिला जाता चुपचाप बयार, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन। वही मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए पूछा मैंने कि मतलब सिहर उठते उठगन। अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। बहुत बार ये पंक्तियां पूछी गई हैं, ये वाली तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनोन मिलन, निखिल उत्थान पतन अहे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर, शत शत फेनोच्छवासित स्फीत फुतकार भयंकर घुमा रहे हैं, घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व की विवर, वक्र कुंडल दिगमंडल, आह दुर्जय विश्वजित नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमात घूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ तुम निशंस में से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़न मदमर्दित पदमर्दित, नग्न नगर का नगर कर भग्न भवन, प्रतिमाएं खंडित हर लेते हो विभव कला, कौशल च संचित आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहि निरंकुश पदाघात से जिनके विह्वल हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। बहुत लंबी कविता है, पीडीएफ में डाल दूंगी, पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। प्रथम रश्मि। नहीं, नोट्स नहीं बनाने, पढ़ा दो। कैसे पढ़ाऊंगी मैं इतनी सारी लंबी, बहुत लंबी कविता है भाई, सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। इतना तो खुद भी कर सकते हो, गप्पे तो मार ही रहे हो, वैसे पढ़ भी सकते ही हो। पूरी कविता नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा ना, सिलेबस कैसे कवर करेंगे। प्रथम रश्मि कविता 1919 में लिखी गई थी, ध्यान देंगे, याद हो जाती। हाँ कोई नहीं, पढ़ोगे तुम याद हो जाएगी, एक दो बार पढ़ लेना। यह कविता वीणा 1927 काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व क्या था, स्तब्ध था। प्रथम रश्मि मतलब पहली किरण, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे, विश्व में जैसे शून्यावकाश था, इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। अच्छा, मतलब चिड़िया के लिए कहा गया है ना। तो जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, सूर्य के आने से पहले ही वो क्या करने लग जाती हैं। मेरी बात ना मानने पर गुस्सा आता है। मिस तुम अपने आप को समझते क्या हो भाई।
तुम्हारी बात मानी जानी चाहिए। हम्म, इसको तो घमंड बोलते हैं कि मेरी बात मानी जानी चाहिए बस। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है, किनसे? चिड़ियों से। तो मैं पढ़ा रही हूँ, उसको तो ध्यान दो तुम। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, रंगिणी कहते हैं चिड़िया को, ठीक है? चुप करो, अभी इसको पढ़ो जो पढ़ा रही हूँ। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना? कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना? हम्म, पूरा हम रट्टा मारते थे कविता जोर जोर से बोल बोल के ना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम ने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना? तो वो कवि जो है वो चिड़िया को पूछ रहे हैं कि किसने, मतलब तू अंतर्यामी है कि कैसे पता चल जाता है तुझे कि जो सूर्य की जो किरण है वो आ चुकी है, फिर सुबह हो चुकी है। ठीक है, छोटी सी कविता थी। अब देखते हैं धूमिल को। सुदामा पांडे धूमिल, 9 नवंबर 1936 को इनका जन्म और निधन इनका हुआ है 75 में। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के निकट खेवली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवनायक पांडे था, जो पेशे से एक मुनीम थे। माता रजवंती देवी। धूमिल का बचपन संघर्षमय रहा। 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मूरत देवी से हुआ था। धूमिल गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल पास की, हाई स्कूल पास किया। आर्थिक दबाव के कारण वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय और पुस्तकालय जाना नहीं छोड़ा। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी आपको भी करनी है, ठीक है? और अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हो। वहां पे ये होता है कि माहौल होता है पढ़ने का, ओके, जिससे घरों में नहीं पढ़ा जाता, लाइब्रेरी जा सकता है। रोजगार की तलाश धूमिल को कोलकाता ले आई। कोलकाता में उन्होंने मजदूर के रूप में लोहा ढोने का काम किया। उनके मित्र तारकनाथ पांडे उन्हें एक लकड़ी की कंपनी में नौकरी तारकनाथ पांडे ने उन्हें लकड़ी की कंपनी में नौकरी दिलवा दी। 1.5 वर्ष तक नौकरी करने के बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण पुनः अपने घर में वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने 1958 में प्रथम श्रेणी से विद्युत में डिप्लोमा किया। आगे चलकर वे विद्युत अनुदेशक के पद के रूप में नियुक्त हो गए। काव्य संग्रह इनके देखते हैं। संसद से सड़क तक, इसका प्रकाशन धूमिल ने स्वयं ही किया था। कल सुनना मुझे, इसका संपादन किसने किया? राजशेखर ने। जो इसके संपादक है उनके नाम याद रख लेना। धूमिल की कविताएं के नाम से संपादन किया डॉक्टर सुखदेव ने। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र संपादन किया है रत्न शंकर, धूमिल के पुत्र थे उन्होंने। कविताएं इनकी मोचीराम, जो आपके सिलेबस में भी है, पढ़ेंगे हम इसको आगे अभी मोचीराम कविता को। और 20 साल बाद पटकथा, पटकथा की कुछ पंक्तियां आपके सिलेबस से मतलब आपको पूछी जाती हैं, वो भी पढ़ेंगे। रोटी और संसद, इंपॉर्टेंट कविता। लोहे का स्वाद। और सुदामा पांडे धूमिल को उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कल सुनना मुझे के लिए 79 में क्या कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया, तो मतलब जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद इनको ये साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है? आगे है धूमिल की यह कविता। उनके पहले काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में प्रकाशित है। संग्रह से पहले 1967 में यह बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में छपी थी। ध्यान देंगे, आमुख पत्रिका में छपी थी। यही साल नक्सलबाड़ी विद्रोह का साल था। नक्सलबाड़ी एक विद्रोह का नाम था, जो मतलब हम अब कविता पढ़ेंगे आगे तो उसका बैकग्राउंड समझेंगे तो पता चल जाएगा। उस समय किसी स्थापित पत्रिका में इस कविता का प्रकाशित होना लगभग असंभव था। भारत की राजनीति में नक्सलबाड़ी की विस्फोटक हैसियत तब भी थी। आधुनिक कविता के इतिहास में धूमिल साठोत्तरी अराजक विद्रोह से आगे बढ़कर सुसंगत विपक्ष की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व
सबसे बेहतर तरीके से करते हैं। नक्सलबाड़ी बंगाल का रेल स्टेशन है। क्या है? नक्सलबाड़ी बंगाल का रेलवे स्टेशन है। वो छोटा सा स्टेशन अचानक देश में विक्षोभ को एक व्यवस्थित दिशा देने वाले केंद्र का नाम बन गया। छोटा सा स्टेशन क्या बन गया? देश में विक्षोभ को एक व्यवस्थित दिशा देने वाले केंद्र का नाम बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ। कहां कहां हुआ नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रसार? उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में। ध्यान देंगे, इस आंदोलन ने, नक्सलवाड़ी जो था वो एक आंदोलन था और बंगाल के रेलवे स्टेशन का नाम था नक्सलबाड़ी। तो दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस आंदोलन ने सभी की सोच में परिवर्तन कर दिया। धूमिल ने नक्सलवाड़ी आंदोलन का पर्याप्त समर्थन किया। उनके काव्य में तत्कालीन राजनीति के प्रति काफी असंतोष देखने को मिलता है। तो जो मतलब इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखा है, उसमें राजनीति के प्रति जो है वो असंतोष देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। ठीक है, धूमिल की कविताएं और मुक्तिबोध की कविताएं थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं। उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कविताओं में नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रति समर्थन मुखरित किया। धूमिल नक्सलवाड़ी के पक्ष में लोगों को खड़ा करना चाहते थे और नक्सलवाड़ी कविता में धूमिल ने स्वातंत्र्योत्तर भारत की उस निराशाजनक परिस्थिति का चित्रण किया है जिसने नक्सलवाड़ी आंदोलन को जन्म दिया। तो ये, अब ध्यान से आप इसको सुनेंगे कविता को, ठीक है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली बहुत बार पूछी गई है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। किसकी है ये पंक्ति? धूमिल की। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर मगर गांड सिर्फ बायां हाथ धोता है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। ये पंक्तियां देख लेना। अब सारे सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। एक बार तो इतनी जैसी ये पंक्ति पूछी गई थी, ठीक है। और जिनमें कल आदमी अकाल था, वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिस्से भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई। और वह सड़क समझौता बन गई वाली पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम? जल्दी जल्दी बताओ। जिस पर खड़े होकर कल कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। यहां से पूरा पंक्तियां नोट कर लेना। कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम? कितना ध्यान देते हो क्लास में, देखते हैं।
हम्म। दो मिल के पढ़ रहे हैं, बात खत्म है ना। शिखा, संसद से सड़क तक पढ़ रहे हैं ना। कविता चेंज होगी, कब हुई चेंज? शर्म नाम की चीज नहीं है भाई, ध्यान दिया करो क्लास में। कब चेंज हुई कविता? नक्सलवाड़ी कविता पढ़ रहे हैं हम, अकाल दर्शन, देखो कहाँ कहाँ पहुंच गई है। कहाँ ध्यान रहता है। नक्सलवाड़ी कविता कहीं कहीं पे चेंज हुई है ये। इसीलिए मैंने पूछा हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाला सवाल जो है पेपर में बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ नहीं, बहुत बार आया है। ये वाला जो पंक्तियां हैं, और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। और बच्चे ना संसद से सड़क तक टिक करके आ जाते हैं, आप लोगों की तरह ही। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नक्सलबाड़ी। चलो शुक्र है, तुम्हारा तो ध्यान था, तुमने तो सही जवाब दिया, शुक्र है। अभी तो तुम अच्छा काम कर लेते हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है ये वाली पंक्तियों को, ठीक है। आगे, नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में सिर्फ लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत से एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ। जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवट चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार। तो ये कविता यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। तो यहाँ पर कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, है ना, मतलब सबको मत बताओ ये शब्द की सहमति। तो बालिगों के बीच चालू मत करो इस शब्द को। सहमति क्या है? जैसे राजनीति में लोग क्या कर देते हैं, सहमति जताते हैं अपने फायदे के लिए, है ना। जो अ, जिनका पलड़ा ज्यादा भारी है राजनीति में, लोग क्या करते हैं, उनके उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो चाहे गलत भी हो, गलत का विरोध नहीं करते, वो गलत के साथ खड़े हो जाते हैं कि हम आपको वोट देंगे और हम आपके फेवर में हैं। जंगल से जिरा करने के बाद उसने उसने उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, तो उसके साथियों ने क्या बोला उसको, सहमति जता लो, विरोध मत करो, है ना। क्या बोला? भूख का इलाज किसके पास है? नींद के पास है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपना पेट पालना है ना, अपना परिवार पालना है ना, तो मुंह बंद रखना, चुपचाप रहना। इस तरह से हो जाना कि सोए हुए हैं हम, नींद में, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हमें नहीं पता कि भ्रष्टाचार भी चल रहा है ना, सरकार भ्रष्ट है, या फिर राजनीति में ये सब चल रहा है, कुछ हेरा फेरियां चल रही हैं। मतलब ऐसे हो जाओ कि मैं हाँ नींद में हूं, मुझे कुछ नहीं पता, है ना। साथियों ने समझाया भूख का इलाज किसके पास है? नींद के पास है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें धन दौलत चाहिए, रहन सहन चाहिए, खान पान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सहमति जतानी पड़ेगी। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते टटोलते उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जान पर भूल आया है। मतलब क्या कह रहे हैं कि उसने बोला कि मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन वो विरोध के लिए क्या कर रहा है, सही शब्द खोज रहा है कि किस तरह से। अब एकदम से तो हम विरोध नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि विरोधी जो है वो क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो फिर अकेला इंसान क्या कर सकता है ना। तो वो अपनी जुबान सहुआइन की जान पर भूल आया है, मतलब क्या है कि उसकी जुबान ही नहीं खुल रही है, हकला रहा है वो,
क्यों अकला रहा, डर लग रहा है उसको, क्योंकि जो विरोधी पार्टी है वो क्या है, पावरफुल ज्यादा है ना। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, सहसा तुम कहोगे, फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घोंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा आखिरकार? तो मतलब इसमें यही बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, सहमति जता जता लेते हैं। इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वो कौन सी सुरक्षित जगह जिसे जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। तो मतलब क्या बता रहे हैं कि लोगों को क्या है, अपना पेट भरना है। जिसको अपना पेट भरना है तो वो क्या करेगा, वो गलत के साथ भी खड़ा हो जाएगा। और जो जिन्होंने मतलब खरीदना है दूसरों को, तो उन्हें भी पता है कि कैसे लोगों का मुंह बंद होगा, है ना। पैसे से मुंह बंद कर लो, उनको कुछ दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ कुछ दे दो, तो वो मुंह बंद कर लेंगे अपना, नहीं बोलेंगे। मतलब उस साजिश के खिलाफ वो लड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरह से ये एक मतलब इनकी कविताओं में इस तरह से बताया गया है कि ज्यादातर इन्होंने कैसी कविताएं, कैसा कौन सा स्वर इनकी कविताओं में दिखाई देता है, विरोध का स्वर, राजनीति के प्रति विरोध का स्वर, है ना। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था, वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिस्से भूल चुके हैं। अब क्या मतलब हवा बुझ चुकी है, कौन सी इलेक्शन की हवा बुझ गई है अब। पहले तो इलेक्शन का जोरों शोरों से प्रचार हो रहा था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर देंगे, इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा कर लेंगे, मतलब इतना जनता को फायदा देंगे, जनता को इतना बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस तरह से वो अपना अपना नियम बताते हैं, मतलब अपनी अपनी बातें बताते हैं कि हम ये चीज करने वाले देश के लिए, देश के लोगों के लिए, जनता के लिए, है ना। तो इश्तिहार बड़े बड़े छपा छपा के वो हर जगह जगह पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं ताकि लोग पढ़ें और लोग खुश होकर के उनको वोट दे दें, है ना। तो कल तक आदमी कहाँ था, अकाल में, उसके पास था नहीं कुछ, फिर उसका मुंह बंद कर दिया गया। अब अब क्या हो गया, लिखा है वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां। अब वो फालतू कहानियां थी पहले, जो वो बोल रहे थे इतने दिनों से, इश्तिहार बड़े बड़े जो छाप लिए थे, लेकिन बाद में इश्तिहार जीतने के बाद इश्तिहार उतार लिए गए। जो जो लिखा था वो सब मिटा दिया गया कि ताकि जनता पूछ ना पाए कि आपने तो ये कहा था, कहाँ है ना। तो इस तरह से करती है सरकार, बोलती है और उसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या उन चीजों को ही गायब करने की कोशिश की जाती है, इश्तिहार उतार लिए जाते हैं। तो वो जो फालतू कहानियां छोड़ी गई थी देश प्रेम के हिस्से भूल चुकी हैं। मतलब अब जो देश प्रेम के लिए वो करना चाहते थे, देश प्रेम का नाम लेकर के देश के लिए करना चाहते थे, करने के लिए उन्होंने कहा था, वादे किए थे, वो अब क्या हो गया, वो भूल चुके हैं वो। अब वो कुछ भी नहीं करने वाले। अब क्या कर लिया उन्होंने, समझौता, है ना। तो इस तरह से इनकी कविता है पूरी, जो हमने पढ़ ली है। अब हम इसको एंड करते हैं आज की क्लास को। कल हम आगे मोचीराम कविता है और भी बहुत सारी कहानी नहीं, सॉरी, कविताएं हैं, कल की क्लास में पढ़ेंगे आगे, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल हम चलते हैं। पीडीएफ आपको 2-3 दिन की दी नहीं है मैंने, तो आज मैं करती हूँ ट्राई कि आपको सारी पीडीएफ मिल जाए, है ना। ओके, मोस्ट वेलकम, नाइस क्लास, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलें, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।